नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करकटी के जो भी सवाल हैं उन सब का उत्तर राजा विक्रम के मंत्री ने दिया। अब हम देखते हैं कि राजा विक्रम स्वयं ने क्या जवाब दिए। वो कहते हैं कि जो सेल्फ है, ये जो स्व है, उसको महसूस करने के लिए हमको जो ये जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और निद्रा अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं हैं, इनको पार करना पड़ेगा। जब हम पार करेंगे तो जाहिर है हम उस अनुभूति में होंगे या उस जोन में होंगे जहाँ पे कि हम कोई किसी प्रकार का विचार हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई विचार नहीं। तो सिर्फ उस केस में, उस स्थिति में ही हम स्व की अनुभूति कर पाएंगे। और बताते हैं कि जो ये जितने भी संसार है, ये संसार एक अज्ञानी को ही आकर्षित करता है, क्योंकि एक असीम चेतना में संसार का जो अपीयरेंस है, उसका जो प्रकटीकरण है, वो माया के कारण है। और क्योंकि ये माया है, इसीलिए कभी संसार होता है, कभी नहीं होता है। हम जागे हुए हैं या सपने में हैं तो संसार है, और हम सो गए हैं तो निद्रावस्था में है तो संसार नहीं है। तो इस कारण से भी संसार को हम रियल नहीं मानते, और जिसमें से संसार ने जन्म लिया, यानी कि चेतना या स्व या सेल्फ कह रहे हैं, उसको हम रियल मानते हैं, उसको सत्य मानते हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद में राजा विक्रम ने कहा कि सेल्फ को पाने के बड़े सारे तरीके हैं, मगर जो ये कहता है कि मैंने सेल्फ को पा लिया, मैंने आत्मज्ञान पा लिया, वो ये भी जानता है कि उसने पाया कुछ नहीं, क्योंकि पाने को कुछ है ही नहीं, खोने को है। जितना आपने इकट्ठा किया है, जितनी परतें आपने ऊपर की हैं, अगर आप उनको खोएंगे तो वही आपकी अवस्था आएगी जो थी। तो पाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, हाँ खोना जरूर है। तो जिसने खोया उसने समझ लिया मैंने सब पा लिया, मगर पाने को कुछ है भी नहीं, ये वो समझेगा। फिर कहते हैं कि सेल्फ जो है वो पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह, कण कण में, कोने कोने में, ज़र्रे ज़र्रे में सेल्फ है, स्व है। जिस तरीके से एक पत्थर की जो शिला होती है, पत्थर की शिला में मूर्ति है, एक्सेस पत्थर, एक्स्ट्रा पत्थर हटाएंगे, मूर्ति निकलेगी उस पत्थर में से। और दूसरे तरीके से देखें तो मूर्ति के हर कण में, हर एटम में, अणु में पत्थर है। इसको हम संसार में देखें तो संसार उसमें से कॉन्शियसनेस से आता है, और संसार के हर कण में कॉन्शियसनेस है, सेल्फ है, चेतना है। फिर बोलते हैं कि जिस तरीके से एक बीज के अंदर पेड़ भी होता है, उसके रूट्स भी होते हैं, उसके
ब्रांचेस हैं, उसके पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। जिस तरह से एक सीड के अंदर इतना सब कुछ है, उसी तरह से कॉन्शियसनेस में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, काल के तीनों काल, तीनों समय, फिर कर्ता, कर्म और जो किए जाने वाला है ऑब्जेक्ट वो, और संपूर्ण एक्सपीरियंसेस, अनुभव, सब कुछ कॉन्शियसनेस में है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दूसरा तरीका है कहने का कि सब कुछ कॉन्शियसनेस ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगला कहते हैं कि भाई ये वर्ल्ड तो कभी क्रिएट हुआ ही नहीं, ये जो संसार है ये तो कभी बना ही नहीं। वर्ल्ड ऑर्डर, नियति जो पहले बोली थी वो यहाँ सार्थक हो रही है। ये संसार तो कभी बना ही नहीं, तो जब बना नहीं तो डिसअपियर, गायब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर अब राजा ने एक और जो बात कही, वो उससे पहले हम एक ओशो की कहानी सुनते हैं। ओशो ने बताया कि एक योगी था, वो कहीं पैदल जा रहा था, गर्मियों का मौसम था, पेड़ देखा, वहाँ वो आराम करने लग गया। जैसे ही वहाँ बैठा, थोड़ा सा ठीक लगा, उसने कहा कि सोचा, मन में विचार किया कि अगर यहाँ पे मेरे को पानी और खाना मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। तुरंत पानी और खाना प्रकट हो गया। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, खा लिया। खाने के बाद जैसे ही खाया, पेट भर गया, अब उसको आया नींद। उसने सोचा अब अगर मेरे को थोड़ा सा कहीं पे सीधा होने के लिए एक बिस्तर मिल जाता तो अच्छा था, खाट मिल जाती तो फर्स्ट क्लास बिस्तर आ गया, डनलप मैट्रेस आ गया, तो वो उस पर लेट गया। जैसे ही लेटा, उसने सोचा कि भाई लगता है ये पेड़ में कुछ गड़बड़ है। मैंने खाने के बारे में विचार किया, सोचा, खाने का नोशन आया मेरे दिमाग में, तुरंत खाना आ गया। मेरे मन में एक नोशन आया कि बिस्तर हो, फर्स्ट क्लास बिस्तर आ गया, कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। देखा तो भूत भी सामने आ गया, और फिर योगी साहब को भागना पड़ा। कुल मिला के बात ये है, जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि जब सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट यानी कि विषयी, जब विषय के बारे में कल्पना करता है या विचार करता है तो विषय उत्पन्न होता है। यानी ये हुआ कि विषय को जन्म देने वाला ये विषयी है। दूसरे तरीके से देखें तो उस भूत को जन्म देने वाला ये योगी था। ना योगी उसका विचार करता, ना ही वो भूत आता। ना विचार की लहर संसार के रूप में आती, तो ना ही संसार पैदा होता। ठीक वैसे ही जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जन्मदाता सब्जेक्ट है। हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट ही सिर्फ रियल है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है। जैसे खाना कल्पना है, भूत कल्पना है, बिस्तर कल्पना था उसमें कहानी में,
संसार कल्पना है। तो उसी तरीके से ये जो भी हमको दिखता है, जो भी इस सब्जेक्ट में से कल्पना के कारण सामने आता है, वो सब एक हेलोसिनेशन है, एक कल्पना है। जब तक ये कल्पना रहेगी कि कोई ऑब्जेक्ट है, तब तक सब्जेक्ट रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दो रहेंगे, यानी द्वैत रहेगा। द्वैत के लिए एक से ज़्यादा होना जरूरी है। द्वैत भी एक आइडिया है, तो अगर आइडिया रहा दो का तो द्वैत होगा। अगर दूसरा नहीं है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ सब्जेक्ट बचा, एक बचा। पर फिर सवाल आता है कि जब एक ही है तो उसको एक बोलने की भी क्या ज़रूरत है? फिर तो वो सिर्फ है। जैसे अगर कॉन्शियसनेस और दुनिया है, कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांड है, तो हम कह सकते हैं दो है। पर ब्रह्मांड तो इसी में से निकला हुआ है, तो ये तो एक कल्पना हो गई। तो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ वही है। तब उसको एक बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको यूनिटी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो बोध है, उस बोध के कारण, उस बोध का कारण बोधक है। यानी कि ये हुआ कि न बोधक, न बोध है, न बोधक है, न दिखने वाला ऑब्जेक्ट यानी सीन है, न सीयर है, न देखने वाला है, न दृष्टि है, न दृश्य है, न दृष्टा है, न ऑब्जेक्ट है, न सब्जेक्ट है, न वो है, न ये है, न द्वैत है, न अद्वैत है। इतनी सी बात है। राजा ने उसके रिप्लाई में इतना कहा। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सिंपल है, मगर इनको वर्ड्स में डालना, शब्दों में इनको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ है जो कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।